नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम अलग टाइप के क्वेश्चन लाए हैं। क्वेश्चन देखने में आपको बिल्कुल सरल लगेंगे, लेकिन अगर आपने परीक्षा दिया है या देने वाले हैं, अगर आप परीक्षा दिए हैं तो आपको इनमें से अधिकांश क्वेश्चन मिल जाएंगे। आज के समय में जो क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, आपने एक चीज़ देखा होगा कि क्वेश्चन तो सरल होते हैं, लेकिन आप उसको कठिन भी नहीं कहेंगे, लेकिन उसके जो विकल्प रहते हैं वो बहुत ज़्यादा घुमा के रहते हैं। इसलिए छोटी से छोटी जानकारी आप ज़रूर यहाँ पर समझिए, पढ़िए कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है। तो आप नॉर्मली जानते हैं कि हल्दी क्या है और खाने योग्य जो हिस्सा होता है वो क्या होता है। ठीक, हल्दी एक तने का रूपांतरित रूप होता है, तना होता है, लेकिन तने की जगह और कोई दूसरा नाम दे देता है तब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसी तरह आपके सभी डाउट, ज़्यादातर डाउट इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। आप सभी से निवेदन रहेगा वीडियो को पूरा देखें, बिना बढ़ाए देखें, और साथ ही अगर चैनल पर आप नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के हम लगातार वीडियो लाते रहते हैं जिसमें आपको सभी तरह की जानकारियाँ देते हैं। तो परीक्षा महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनके उत्तर वन लीनियर जरूर पढ़िए। यहाँ पर देखिए, पहला, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है, उसको बोलते हैं प्रकंद बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा है भोजपत्र उत्पन्न होता है किससे, बेटूला की छाल से। बेटूला के बारे में आपने शायद नाम नहीं सुना हो, तो आज के जो एग्जाम होते हैं वह इसी तरह के नामों को वहाँ पर डाला जाता है कि आप उन नामों के बारे में न जानते हो। तो भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटूला की छाल से। फिर है क्षोभ मंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था। क्षोभ मंडल परत है, वायुमंडल की हमारी परत है और पहली परत है यहाँ पर। इसके बारे में आप सब कुछ डिटेल पढ़ लेंगे, लेकिन ये डिटेल आपको नहीं मिल होगा आपकी किताब पर कि जो क्षोभ मंडल शब्द है वो किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था। कितना डीपली क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है। इसी तरह के बहुत बारीकी क्वेश्चन लिए जाते हैं कि आप पढ़ के भी जाते हैं और आप उस चीज़ के बारे में जानकारी हासिल नहीं कर पाते हैं और आपका आंसर गलत हो जाता है, सक्सेस आपको नहीं मिल पाती है। तो क्षोभ मंडल यानी यहाँ पर देखिए ये ट्रोपोस्फीयर होता है अंग्रेजी में, हिंदी में क्षोभ मंडल बोलते हैं। ये सबसे पहली परत होती है और यहाँ पर ये क्षोभ मंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था, तो यहाँ पर नाम है वैज्ञानिक का तीसरा द बोर। ये वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने क्षोभ मंडल का शब्द इस्तेमाल किया था, तीसरा द बोर। वही अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए पार्थिव विकिरण वो कहलाते हैं, यानी जब जो किरणें होती हैं, परावैंगनी किरणें हो या कोई भी किरणें हो, वो विकिरण पृथ्वी पर आते हैं और यहाँ से टकरा के वापस जाते हैं, तो उनको बोलते हैं पार्थिव विकिरण। फिर अगला है द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पर है। द्वीपों की संख्या, जो द्वीप होते हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ पर हैं, तो प्रशांत महासागर पर द्वीपों की संख्या सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है। सर्वाधिक लवणता वाला सागर जो है वान लेक, ये सागर है वान लेक। शायद आपने नाम नहीं सुना हो, लेकिन जान लें जो क्वेश्चन है इसी तरह के पूछे जाते हैं, आप जिनके बारे में नहीं जानते हैं। नॉर्मली जो किताबें होती हैं उनमें इस तरह क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं। तो सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है, वान लेक। फिर किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है। यहाँ पर किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु के एरिया में होता है, तो यहाँ पर नाम है एरिडोसाल। एरिडोसाल प्रकार की जलवायु मृदाओं का यहाँ पर होता है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, जिनको केवल जल में उगाया जा सकता है, जो सो प्लांट के नाम से जाने जाते हैं, उनको कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोफाइट्स। इनको केवल जल में रख दें, इनका जो होता है पौधों को, तो ये अपना जो है तो यहाँ पर इनका पोषण आहार मिलता रहता है। फिर तो इनको हाइड्रोफाइट कहते हैं। फिर है मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है। मालाबार क्षेत्र में तो यहाँ पर वर्षा वन मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, फिर इसके बाद आपको क्वेश्चन मिलेगा
यहाँ पर अब कठिनता लेवल थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रोंटगन नाम के वैज्ञानिक ने ये एक्सरे का आविष्कार किया। ये वही एक्सरे है, ये एक्सरे जिसके कारण जो है कहीं पर टूट फूट हड्डियों की, तो उसको पता करने के लिए यहाँ पर एक्सरे मशीन से एक्सरे किया जाता है, तो रोंटगन ने किया था। फिर प्रथम वर्ग के उत्तोलक कौन से होते हैं? तो प्रथम वर्ग की उत्तोलक कई प्रकार के होते हैं। तो उत्तोलक में प्रथम वर्ग में तुला हो गया, कैंची हो गई, प्लास हो गया, बच्चों के झूलने का तख्ता होगा। ये प्रथम वर्ग की श्रेणी में पूछा जाता है, आता है। ठीक, फिर द्वितीय वर्ग के उत्तोलक जो हैं, सरौता हो गया, नींबू निचोड़ने की मशीन वगैरह हो गई। ठीक, यानी पहले वाले में तराजू हो गया, कैंची हो गया, प्लस बच्चों के झूलने के, दूसरे वाले में द्वितीय वर्ग में सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन वगैरह आती है। फिर तृतीय वर्ग के उत्तोलक हो गया चिमटा, हल, ये तृतीय वर्ग के, यानी विस्तार जैसे जैसे बढ़ेगा उनका वर्ग भी बढ़ेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? क्यों होता है कठिन? आप जानते हैं उत्तर, लेकिन इसको बता नहीं सकते हैं। बर्फ में फिसलन होती है, बस यही बताएं। यहाँ पर देखिए, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, वहां पर फिसलन ज्यादा होती है, घर्षण कम होगा। बर्फ में सड़क की अपेक्षा जो है घर्षण कम होता है, इसलिए दिक्कत होती है। जितना ज्यादा यहाँ पर खुरदुरा सतह रहेगा, चलने में आसानी उतनी होगी। बर्फ में यहाँ पर घर्षण कम होगा, इसलिए फिसलन ज्यादा होती है वहाँ पर। ठीक, फिर है अगला क्वेश्चन, एक लड़की झूले पर बैठी झूल रही है, उसके खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता? तो आवर्तकाल कम हो जाएगा जब लड़की खड़ी हो जाएगी। ठीक, फिर है सीजीएस पद्धति में कार्य की इकाई क्या होगी? सीजीएस, तो सीजीएस में कार्य की इकाई है अर्घ प्रति डाइन सेंटीमीटर, ये ध्यान रखिएगा। फिर है एमकेएस पद्धति में कार का मात्रक पूछा गया है यहाँ पर, तो एमकेएस में जूल होता है कार का मात्रक। फिर एक जूल कितने अर्घ के बराबर होता है? तो 107 अर्घ, ध्यान रखिएगा, एक जूल का मान होता है, चूंकि एमकेएस पद्धति में कार का मात्रक जूल होता है। ठीक, और एक जूल का मान होता है 107 अर्घ होता है। एक मेगावाट कितने वाट के बराबर होता है? एक मेगावाट, जो बिजली लाइट का ये वाट में आता है, एक वाट, 2 वाट, ये बल्ब वगैरह जो होते हैं वाट के हिसाब से। तो एक मेगावाट जो होता है वो कितने वाट के बराबर होता है, यहाँ पर पूछा गया है। तो एक मेगावाट होता है, यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है, 1 लाख यहाँ पर दिया हुआ। काउंटिंग कर लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, सॉरी 10 लाख के बराबर होता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये 1 मेगावाट जो होता है ये 10 लाख वाट के बराबर होता है, 10 लाख वाट यानी 1 मेगावाट, ध्यान रखिएगा। फिर एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होती है? एक अश्वशक्ति यहाँ पर 746 वाट के बराबर होती है। एक हॉर्स पावर का अगर मशीन है तो वह 746 वाट का पावर जो है खींचेगा मीटर से। फिर यहाँ पर वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थ्रियोफ्रास्टस, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। ठीक, जिस प्रकार जीव विज्ञान के अरस्तु हैं उसी प्रकार वनस्पति के थ्रियोफ्रास्टस है। फिर किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? कार्ल वन लिनियस को, यहाँ पर ये वर्गीकी के पितामह हैं। फिर है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की है? तो जीवाणु की खोज की है ल्यूवेन हाक ने किया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थायीकरण या स्थिरीकरण की क्षमता होती है? कौन से पौधों में? तो जो दाल वाले पौधे होते हैं, दलहनी पौधे, उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, उनमें जड़ अगर निकाल के देखेंगे गांठ होगी। तो चना एवं अन्य दलहन वाले जो पौधे होते हैं, जैसे अरहर का पौधा अगर आप देखेंगे उसको निकालेंगे बाहर तो उसकी जड़ें में बीच बीच में मोटापन होगा जड़ों में, वो जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है, राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता जो होती है चना या फिर अन्य दलहन वाले दाल वाले पौधों में होता है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, किसके कारण उत्पन्न होती है विषाक्तता? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा भोजन विषाक्तता उत्पन्न होती है, भोजन जहरीला बन जाता है।
क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा। ठीक, फिर है वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक तो जीवाणुओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है। जीवाणुओं में, जीवाणु या बैक्टीरिया इसको बोलेंगे, बैक्टीरिया इनमें जो है तो अनुपस्थित होता है। ठीक, बैक्टीरिया में। फिर है तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स कहते हैं। वृक्ष की छाल पर, वृक्ष है कोई पेड़ है, उसकी छाल पर अगर कोई कवक उगता है तो उसको कार्टिकोल कहते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो वन अनुसंधान संस्थान भारत का देहरादून में है। फिर कौन खुजली के रोग इसके बीज का कारण होता है? यानी खुजली का रोग जो होता है उसका नाम है इसके बीज। किसके कारण होता है? तो खुजली जो है दोस्तों कवक के कारण होती है, ध्यान रखिएगा। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा कवक। फिर अगला क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण होता है? किसके कारण जो है दूध दही बन जाता है? लैक्टोबैसिलियस नाम का जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, उसके कारण जो है दूध दही बनता है। फिर क्वेश्चन है दोस्तों, बादलों की चमक पहले और गर्जन बाद में सुनाई देती है, इसका क्या कारण है? तो बादल आपने देखा होगा, नॉर्मली क्वेश्चन है कि, लेकिन इसका उत्तर बताने में आपको दिक्कत जाएगी। क्वेश्चन नॉर्मल है। तो बादल पहले चमकते हैं और जो गर्जन है यानी उसकी आवाज़ है वो बाद में आती है, क्योंकि प्रकाश की चाल जो है अधिक होती है, वो ध्वनि की चाल कम होती है। तो ध्यान है, चमक पहले आएगी और ध्वनि बाद में आएगी। ठीक, प्रकाश की चाल जो है अधिक होती है, ध्वनि की चाल कम होती है। फिर साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? साधारण नॉर्मली जब हम बात करते हैं, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ये डेसिबल में रहता है, तो 30 से 40 डेसिबल के बीच ही ये जो है यहाँ पर तीव्रता हो रही है। फिर है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? परावर्तन के कारण। ध्वनि तरंगे जो है किसके कारण? परावर्तन के कारण होता है। फिर डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित होता है? डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित होता है, ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन है कि किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? रात्र में देखने के लिए अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अवरक्त किरणों का किया जाता है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। फिर समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? ठीक, तो समुद्र की गहराई नापने के लिए एक यंत्र होता है, इसका नाम है फैदोमीटर। यहाँ पर फैदोमीटर है, फैदोमीटर इसको बोलते हैं। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किस प्रकार के यंत्र का उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म वस्तुएं जब देखते हैं तो उसके लिए माइक्रोस्कोप का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्षा को किस यंत्र से मापा जाता है? बरसात हो रही है, कैसे पता चले कितनी हुई है? तो उसको नापते हैं रेन गेज से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और वर्षा को किस यंत्र से मापा जाता है? रेन गेज के द्वारा मापा जाता है और पता चलता है कितने मिमी वर्षा हुई है। फिर भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता दोस्तों सिस्मोग्राफ नाम का एक यंत्र होता है, उससे मापी जाती है। बहुत ज़्यादा परीक्षाओं पर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट कि सूर्य की किरणों की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? शायद इसके बारे में आपने ना पढ़ा हो, नॉर्मली जो किताब होती है उनमें नहीं होता है। तो सूर्य की किरणों की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो उसकी तीव्रता मापी जाती है एक्टियोमीटर के द्वारा। सूर्य की जो किरणों की तीव्रता होती है तो एक्टियोमीटर के द्वारा उसका नापा जाता है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। आज के इस वीडियो पर हम 40 क्वेश्चन आपको दिखाए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है इनमें से आप 20 से 25 क्वेश्चन के बारे में नहीं जानते रहे होंगे, अब जान गए हैं। इसी तरह की और भी जानकारी आपको मिलेगी। सबसे पहले आपसे निवेदन रहे, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले, बिल्कुल फ्री में, और इसको लाइक और ज़्यादा शेयर कर देंगे। हम इस तरह के अपडेट के लाएंगे, इसलिए मिलेंगे अगले वीडियो पर। धन्यवाद।